नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव रेवन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे मैथ के मॉक टेस्ट को, जो हर रोज़ आपके लिए आता है और हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे? होमवर्क, जो मैंने आपको काम दिया था पहले वो करेंगे। तो ठीक है, क्या है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है तथा बी की कार्य क्षमता सी की दुगनी है। तो तीन लोग हैं, कौन कौन है? ए है, बी है और सी है। ठीक, क्या है कि जब तीन लोगों में संबंध दिया तो अंत वाला आप पढ़ो, ए लाइन पढ़ो, अंत वाली लाइन लास्ट वाली पढ़ेंगे। बी की कार्य क्षमता सी की दुगनी है। अगर हम सी को एक मान लें तो बी की अपने आप दो हो जाएगी, क्योंकि सी की दुगनी है। ठीक, अब क्या है? अब पहली लाइन पढ़ो, क्या है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है। तो अगर बी की दो है तो सी की कितनी हो जाएगी? ए की कितनी हो जाएगी? अपने आप चार, क्योंकि ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है और बी की दो है, तो दो का दोगुना चार। बात समझ में आ गई? अब बोलते हैं कि ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में खत्म कर सकते हैं। देखो, ए और बी मिलकर कार्य क्षमता क्या होती है? एक दिन का काम। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? कितना करेंगे काम? बताइए कितना करेंगे? 6 काम करेंगे। या काम को आप नाम दे दो कि 6 खेत काटेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ए और बी मिलकर एक दिन में 6 खेत काटेंगे और वो कहता है कि 4 दिनों में काम खत्म हो जाता है। तो अगर 6 खेत 4 दिन तक काटे तो कुल कितने खेत काटे? 6 चौकी 24 खेत। और वो बोलता है कि काम खत्म हो जाता है। ये लिखा काम खत्म कर सकते हैं, मतलब पूरा काम है। कुल काम आ गया आपके पास, कुल काम ये आ गया ना। कुल काम कितना आ गया? 24। अब क्या पूछा? सी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? समय पूछा, किसका? वो भी सी का पूछा गया है ना। अब अगर सी का समय पूछा गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है कुल काम कितना है? 24 दिया है ना। कितना दिया? 24 दिया, तो 24 बटे एक दिन का काम किसका? जिसका समय पूछा, तो सी का पूछेंगे। एक दिन का काम कितना है? 1। 24 बटे 1 का मतलब है 24। अब सभी दिन में थे तो 24 दिन आ गया उत्तर, कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकता है? 24 दिन में। कहाँ है? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलो तो अगला प्रश्न करें। अगला मतलब आज का पहला, चलो ये रहा। बोलता है कि 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 ... 99 तक गुणा किया जाता है। ये तो लिखा गुणा किया जाता है। और एक और संख्या है 128। ठीक, इन सब का किया आपस में गुणा, तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या होगी, ये पूछा। ठीक है, देखो कितनी प्यारी चीज़ पूछी है। आप एक चीज़ पहले क्लियर कर लीजिए कि होता क्या है कि जब तक 2 का गुणा 5 से नहीं होगा शून्य नहीं बन सकता। बताइए जीरो आएगा क्या? जब तक 2 का गुणा 5 से नहीं होगा जीरो आ ही नहीं सकता। जीरो की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जब 2 और 5 का आपस में किया गया गुणा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हम अगर ये पता कर लें कि इस पूरे गुणनफल में कितने 2 हैं और कितने 5 हैं, ठीक है, तो उनका गुणा कर लेंगे, पता लग जाएगा कि भाई 2 का गुणा 5 बार कितनी बार हो रहा है, 5 में कितनी बार हो रहा है, और 5 का गुणा 2 बार 2 में कितनी बार हो रहा है, ये देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। चलो, तो आप एक चीज़ क्लियर कर चुके कि जब तक 2 और 5 नहीं आएंगे तब तक क्या होगा? क्या होगा? बताइए क्या होगा? शून्य नहीं बनेगा। इतनी बात क्लियर है? अगर क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो चलो अभी निकालो। देखो ये सभी कैसी संख्याएं हैं? कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं। तो 2 तो इनमें मिलेगा नहीं, क्योंकि विषम संख्याओं का मतलब ही यही होता है कि वो 2 से विभाजित ना हो। ठीक, तो 2 तो इनमें मिलेगा नहीं। क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। मिलेगा ना। देखो कहाँ कहाँ मिलेगा 5। एक नंबर आएगा 5, फिर एक नंबर आएगा कितना? 15, फिर आएगा 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55, फिर 65,
और फिर 75 और फिर 85 और फिर 95। इतनी बार 5 आएगा, 5 इन संख्याओं में आएगा, ये हमने पता कर लिया। और एक संख्या है 128, इसमें 2 आएगा और कितनी बार आएगा? 7 बार, क्योंकि 2 का गुणा अगर हम 7 बार करते हैं तो 128 आएगा। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखिए आपको क्या करना है। आप एक चीज़ देखिए, पहले इन संख्याओं को गिनिए जिनमें 5 आने हैं। देखो जब हम इनको गिनेंगे, काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो संख्याएं हैं। तो इन 10 संख्याओं में जो 5 आएंगे वो हमेशा क्या होंगे? 10 से बड़े होंगे कि नहीं? जो 5 अंक आएगा वो नंबर में 10 से बड़ा होगा, जाहिर सी बात है होगा। बताइए ना। देखिए यहाँ 25 में 5 2 बार मिल गया, तो 10 से तो बड़ा ही होना है। जो 5 अंक है वो 10 बार से ज़्यादा आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। और यहाँ पे आपने देख लिया कि जो 2 है, 2 वो केवल 7 बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है? 7 बार, ठीक। और 5 कितनी बार आ रहा है? 10 बार आ रहा है ना। 5 10 बार से ज़्यादा आएगा, 10 बार से ज़्यादा। और 2 केवल 7 बार, ये कन्फर्म हो गया कि 2 केवल 7 बार आएगा। तो अब आप एक बात बताओ कि 2 का गुणा 5 से तो होना है, 0 तो बनना है, लेकिन 2 केवल 7 है, तो भाई 7 बार ही तो 0 आएंगे। बताइए 10 तो जो 5 हैं वो तो चाहे आपके 20 बार हो जाएं, लेकिन 2 जब 7 बार ही हैं तो 7 बार ही तो 0 आएगा। भाई 2 का गुणा 5 में अगर हम करेंगे तो 7 बार ही हो पाएगा। 2 गुणा 5, फिर 2 गुणा 5, फिर 2 गुणा 5, ऐसे 7 बार हो पाएगा। तो 0 कितनी बार आएगा? 7 बार आएगा। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। समझ में आ गई बात? आपको ये देखना है कि कम से कम कौन है। 2 अगर कम है, 2 की आवृत्ति कम है तो उतने 0, 5 की आवृत्ति कम है तो उतने 0। बस ये देखना है कि इन दोनों में से कम कौन बार आ रहा है। अगर 2 कम बार आ रहा है तो उत्तर, 5 कम बार आ रहा है तो उत्तर। ये देख लो, अगर 5 यहाँ 7 बार आता और 2 आता आपका 10 से ज़्यादा बार तो भी 7 उत्तर होता। बस ये देखना है कि कौन कम बार आ रहा है, ठीक। चलो बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। बोलता है कि 2 संख्याओं का लाशापा 1820 तथा मासा 26 है। पहली संख्या 130 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, ठीक। अभी क्या दिया गया है आपको? देखिए लासा और मासा दिया ना, और पहली संख्या दी। क्या चाहिए? दूसरी संख्या। तो चलो यहाँ से होता है कि लासा गुणा मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। ये आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला होता है, यही ट्रिक है। अब आपको इसी को इस्तेमाल करना है। तो लासा कितना है? 1820, मासा कितना है? 26, गुणा कर दिया। अब संख्याओं का गुणनफल होगा, तो एक संख्या तो दी रखी है 130, दूसरी आप मान लो कितनी? x मान लिया, ठीक है। अभी क्या करो, देखो एक 0 से एक 0 कट गया, 13 दूनी 26 हो गया ना। अभी जब x का मान चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? देखिए आपको इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? गुणा करो। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 1 3। x बराबर आ गया 364। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि लासा गुणा मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। बस उत्तर भी आ गया। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ठीक है। बोलता है कि x रुपए में खरीदा गया एक आइटम है और x रुपए में खरीदा गया तथा y रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, ठीक है। एक x है और दूसरा y है, ठीक है। हमने x रुपए को मान लिया कि मान लो वो 100 रुपये थे, ठीक। यहाँ पे x रुपये लिखा, हमने मान लिया कि मान लो 100 रुपये थे। अब 20% का लाभ होगा जब y रुपए में बेचेंगे, तो 20% का लाभ निकालेंगे, मतलब 120 में बेची जा रही है वस्तु। 20% ज़्यादा तो 100 पे 20 जोड़ दो, कितना हो गया? 120। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई। अब बोलता है कि यदि x का मूल्य 15% कम होता, जो x है जो हमने माना है, कितना माना है? 100 माना है, वो 15% कम होता तो कितना होता? 85।
बताइए, 100 में से 15 घटा देंगे, ठीक। तो y का मूल 76 रुपये कम हो जाता है, 76 रुपये कम हो जाता है, ठीक। 30% का लाभ होता है, 30% का लाभ। y का मूल 76 रुपये कम होता तो 30% का क्या होता, लाभ। अब देखिए आप यहाँ से लाभ निकालिए, कैसे निकलेगा। देखिए अभी तो 100 पे था तो हमने बढ़ा दिया, लेकिन असल में क्या होता है, रियल की बात क्या है, पहले तो ये समझिए आप। तो देखो जैसे 85 क्रय मूल्य है और अगर 30% लाभ पर कोई वस्तु बेची जाती है तो मतलब 130% निकाल दो उसका, 85 का, बस समझ लो आ गया। काट लो, 0 से 0 कट गया, 13 का गुणा कर लेंगे इसमें, करो 13 पना 65 और 13 8 104 और 6 110 होगा, और बटे में 10 है ही। जब 10 से भाग देंगे ना तो आपका आएगा 110.5, इतना ही आएगा, 110.5, ठीक। अब देखिए आप इसमें बहुत प्यारी चीज़ लिखी है, क्या लिखा है कि y का मूल्य 76 रुपये कम हो जाता। पहले y का मूल्य कितना था, 120, अब कितना है, 110.5। तो आप क्या करो, देखो क्या करते हैं, इन दोनों का बनाओ अनुपात। अनुपात में देख लीजिए आप देखिए और समझिए बात को, कितने का अंतर है, कितने का अंतर है। देखिए देखिए जब अंतर देखेंगे ना तो 120 में से 110.5 घटा देंगे तो बचेगा आपका 9.5 रेशियो बराबर। अब चूंकि अनुपात है ना, अनुपातिक कमी देख लीजिए आप, बहुत आसान हो जाएगा। बराबर कितने रुपए के, 76 रुपये के। तो 1 रेशियो बराबर कितना आएगा, 76/9.5। जब दशमलव हटाएंगे तो एक 0 ऊपर बढ़ जाएगा। 95 से जब हम इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 8 बार। 1 रेशियो बराबर आपका आ गया 8 रुपये। कितना आ गया, 8 रुपये हो गया। देखिए अब आप क्या करना है, वो पूछ रहा है कि x का मान क्या था। भाई x का मान क्या माना था हमने, 100 माना था। 1 रेशियो बराबर 8 रुपये है तो 100 रेशियो बराबर 100 गुणा 8, कितना आएगा, कितना आएगा बताइए, कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, 800। 100 गुणे 8, 800 नहीं आएगा, बताइए। लास्ट पूरा तो कर ही लिया था, लास्ट में उत्तर ही निकालना था। तो भाई 100 गुणा 8 करेंगे तो 800 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, थोड़ा सा खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में थोड़ा सा आप देख लीजिए, थोड़ा सा रिवर्स करके फिर से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 800 रुपये उत्तर होगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या बोलता है कि 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे किसी कमरे में रखने योग्य, ठीक है। पहले तो आप क्या करो, एक कमरा बनाओ अच्छा सा, ऐसा और ऐसा, ऐसा कुछ होगा कमरा, ऐसे ही तो होता है, ठीक है, ऐसे ही होता कमरा, ठीक है। ये हो गया आपका कमरा। अब बोलता है कि इस कमरे में क्या करना है, कमरे में रखने योग्य सबसे लंबे खंबे की लंबाई निकालनी है। सबसे लंबे खंबे की लंबाई, भाई जब सबसे लंबा खंबा रखेंगे ना तो मान लो यहाँ से और इस बिंदु तक रखेंगे, रखिए रखिए रखिए, तो ऐसे हो जाएगा, जो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्या होगा, एक क्या होगा, विकर्ण होगा, विकर्ण होगा, विकर्ण। अब विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट। अब चूंकि ये क्या हो गया, कमरा अपने आप में एक घनाभ है घनाभ, तो घनाभ बराबर के, घनाभ के विकर्ण बराबर क्या होता है, L² मतलब लंबाई का वर्ग प्लस B² मतलब चौड़ाई का वर्ग प्लस H² मतलब ऊंचाई का वर्ग। करिए आप, कीजिए। तो जब करेंगे तो मान रखेंगे, L का मान कितना है, 12, लंबा है ना, तो 12 का वर्ग कितना होगा, 144। फिर B² मतलब चौड़ा, तो 8 का वर्ग मतलब 64 प्लस फिर H² मतलब H का मान कितना है, 9, तो 9 9 81। अब क्या करना है आपको, इन सबको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो 289 आएगा, ठीक है। बाहर निकालेंगे 289 किसका वर्ग होता है, तो 17 का। अब चूंकि सब मीटर में है इसलिए ये भी मीटर में, तो सबसे बड़े खंबे की लंबाई कितनी आ गई, 17 मीटर। कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। विकर्ण निकालना था, ठीक है। कमरा अपने आप में एक घनाभ होता है तो इसलिए आपको घनाभ का विकर्ण निकालना है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न। ऐसे
बोलता है कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण और बाहरी कोण से दोगुना है। प्रत्येक भीतरी कोण जो है वो बाहरी कोण से क्या है, दोगुना। ठीक है, तो भीतरी कोण को बी मान लें, कोई दिक्कत। बाहरी को आप मान लो, सॉरी एक काम करो, भीतरी को मान लो आई, ठीक, मतलब इनसाइड, और बाहरी को मान लो आप आउटसाइड, मतलब ओ। ठीक है, ए मान लिया आपने। ठीक, तो क्या है, बाहरी कोण से दोगुना है, तो बाहरी कोण अगर आपका 1 है तो भीतरी कोण दोगुना मतलब 2 हो जाएगा। 2:1 में अनुपात बना लिया आपने। अब बोला है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। एक चीज़ आप याद रखिए, कोई भी समबाहुभुज हो उसमें क्या होता है कि आंतरिक कोण प्लस बाहरी कोण बराबर होता है 180 डिग्री। हमेशा होता है, हमेशा ही प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना है आपको। आंतरिक कोण प्लस बाहरी कोण बराबर 180 अंश ये होता है। तो आपको अनुपात दिया, आंतरिक और बाहरी कोणों में अनुपात दिया है, तो क्या करेंगे आप ये करिए, इनका योग निकालिए, कितना होगा 3 रेशियो बराबर हो गया 180 डिग्री के, तो 1 रेशियो बराबर 60 डिग्री आ गया। ठीक है, यहाँ से अगर हम बाहरी कोण निकालेंगे तो 60 डिग्री, क्योंकि 1 रेशियो का मान 60 डिग्री है, और यहाँ से अगर आंतरिक कोण निकालेंगे तो 60 दूनी 120, क्योंकि 1 रेशियो का मान कितना है 60 डिग्री, तो 2 रेशियो का मान 120 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो क्या करना है, भुजाओं की संख्या चाहिए, तो भुजाओं की संख्या होती है हमेशा n, मतलब n निकालनी है आपको। तो एक चीज़ आप इसके लिए एक और प्रॉपर्टी याद रखिए, होता क्या है कि बाहरी कोण बराबर, मतलब बाहरी कोण को O माना है, तो O बराबर होता है 360 डिग्री बटे n। n का मतलब क्या है, n का मतलब है भुजाओं की संख्या। ठीक, अब O क्या है, O दिया यहाँ पे कितना दिया 60, तो 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 360 और बटे में n तो आपको चाहिए। ठीक है, तो 60 से तो 60 कट गया, कितनी बार 6 बार, 1 बराबर आया 6 बटे n के, करो कैसी गुणा, तो n बराबर कितना आया 6। कितनी भुजाएं हैं 6। बस आपको 2 चीज़ याद रखनी है, क्या क्या, एक तो a कि आंतरिक और बाहरी कोणों का योग 180 अंश होता है, और एक a कि बाहरी कोण बराबर क्या होता है, प्रत्येक बाहरी कोण बराबर 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या निकल आएगी। कहाँ है 6, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो तो अगला प्रश्न ये रहा, बोलता है कि एक वाटर टैंक में 2 छेद हैं। पहला छेद को ए मान लें, 3 मिनट में खाली करता है, 3 मिनट में खाली करता है। ठीक है, खाली करने वाला है, बहुत बढ़िया। दूसरा छेद अकेले 5 मिनट में खाली करता है, दूसरे छेद को बी मान लें और यह 5 मिनट में खाली करता है। ठीक है, इनका हम काम निकाल लेंगे कि कितना काम करते हैं, तो 3 और 5 का लासा ले लो, कितना आएगा 15 लीटर क्या करना है, पानी खाली करना है। चलो तो 1 मिनट का काम निकाल लो, 1 मिनट का काम निकालिए, कैसे आएगा। आपको क्या करना है, 3 मिनट में पूरा टैंक खाली कर देता ए, तो 15 लीटर कितने में करेगा 5 मिनट में, तो 5 15, ऐसे इसका निकाल लो, 5 3 15। बस अब दोनों खाली करने वाले हैं इसलिए माइनस दे दो। क्या करो, 1 मिनट का दोनों का काम निकालो, तो ये दोनों 1 मिनट में कितना काम करते हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस के हैं और माइनस के ही आएंगे। माइनस चिन्ह ये दर्शाता है आपको कि ये टैंक क्या करेगा, खाली, दोनों मिलाकर टैंक क्या करेंगे, खाली। अब देखो पूछा है कि दोनों को साथ में खोल दिया जाए तो कितने समय में खाली हो जाएगा टैंक। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, समय चाहिए, समय बराबर क्या होता है, कुल काम कितना है 15। ठीक है, और बटे 1 मिनट का काम कितना है 8। ठीक, माइनस ये दर्शाता है, माइनस लगा लिया, दर्शाता ये है कि खाली होगा, नहीं लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब आप भाग देंगे तो 8 एकम 8, 1 सही 7/8 मिनट, बस उत्तर हो गया। कौन से ऑप्शन में है, 1 सही 7/8, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो अगला प्रश्न है ये रहा, देखो क्या है, बोला जाता है कि यदि ट्रेन ए
30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है रफ्तार, ठीक। 6 बजे पहुंचती है अपने गंतव्य पे, 6 बजे, ठीक है, 6 बजे पहुंचती है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या है कि वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी गति बढ़ा देता है। तो पहले 30 थी, अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, तो अब कितनी हो गई? 40। बात समझ में आ रही है? पहले 30 थी, अब 10 और बढ़ा दी गई, तो कितनी हो गई? 40। अब कितने बजे पहुंच रहा है? 5 बजे। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, तो क्या होता है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा ही चाल से जा रहा है तो 6 बजे पहुंच रहा है, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी तो कितनी हो गई? 40। 40 से जा रहा है तो 5 बजे पहुंच रहा है। तो आपका जो समय परिवर्तन है, मतलब डेल्टा टी है, समय परिवर्तन कितने का आया? 1 घंटे का फ़र्क हो रहा है, 1 घंटे का, 1 घंटे का अंतर आ रहा है ना। अब आप इसमें ये नहीं लगा सकते कि चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर और गुणा समय परिवर्तन कितना है? 1 घंटा, बस उत्तर हो जाएगा। तो 30 गुणा 40 और बटे 10 गुणा 1, काट लो, 0 से 0 कट गया, 30 चौका 120 किलोमीटर आ गया। ये हो गई दूरी। ये डी बराबर ही तो होता है, डी बराबर कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलो अगला प्रश्न करते हैं। क्या कहता है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न कहता है ए, बी और सी 784 रुपये में किसी कार्य को करने के लिए कार्यरत है, ठीक है। मान लिया कि जो ए है और बी है और सी है, ये मिलकर कोई एक काम करते हैं, ठीक। इतनी चीज़ आप मान लो। यदि ए और बी मिलकर काम का 23/28 हिस्सा पूरा करते हैं, मतलब ए और बी मिलकर कितना करते हैं? 23/28, ठीक है। तो सी की मजदूरी क्या है? पहले तो आप सी का हिस्सा निकालो कि सी कितना काम करता है। कैसे निकालेंगे भाई? ए, बी और सी मिलाकर दिया 1, ए और बी का दिया 23/28, तो सी नहीं निकाल सकते, 1 में से घटा दो, 23/28 घटाइए आप, कितना बचेगा? 5/28, ठीक है। तो जब हिस्सा दिया है तो जो हिस्से का अनुपात होगा ना, काम करने का जो हिस्सा है, उन्हीं में उनकी मजदूरी बांटी जाएगी। इतनी चीज़ आप याद रखिए। तो फिर क्या करो आप? अनुपात बना लो, बहुत सरल हो जाएगा। अनुपात से बनाइए। एक तो ए और बी है और एक सी है, तो ए और बी करते हैं 23/28 करते हैं ना, और सी करता है 5/28। जब अनुपात बनाएंगे तो समान चीज़ें अनुपात में कट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो 28 से 28 तो ख़त्म हो गए। ए और बी का 23 आ गया और सी का 5 आ गया। ये मजदूरी आ गई इनकी, मजदूरी, ठीक। तो कुल मिला के 28 रेशियो बराबर आया। कितनी मजदूरी मिल रही है? 784 रुपये मिल रही है ना। तो एक रेशियो बराबर निकालिए आप। 1 रेशियो बराबर 28 का भाग देंगे 784 में, तो 28 बार जाएगा। बताइए, जाएगा ना? बिल्कुल। तो क्या चाहिए आपको? सी की मजदूरी कितनी है बताइए कितनी है? 5 रुपये ही तो है। देखिए ये रही ना 5 के अनुपात में है ना, तो 5 रेशियो का मान निकाल लिए। 1 रेशियो बराबर 28, तो 5 रेशियो बराबर कितना भाई? 5 में गुणा कर दो 28 से, कितना निकलेगा? 140 रुपये। 28 पंचे 140। बात समझ में आ गई कि सी की मजदूरी कितनी थी? हो गया ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या बोला है अगला प्रश्न? ठीक है कि ए अनुपाते बी 3:4 और बी अनुपाते सी 12:13, और तो ए अनुपाते सी निकालिए। देखिए इस सवाल में समझिए पहले तो कि ए का अनुपात पूछा है सी से, मतलब पहले का पूछा आखिरी से। देखो यहाँ ए पहले है और सी लास्ट में है। पहले का आखिरी से पूछा तो कुछ नहीं करना है, आपको गुणा करना है आपस में, बस अनुपात का अनुपात से गुणा। अब जो अनुपात है वो अपने आप में एक भिन्न ही तो है, तो भिन्न के रूप में लिख दिया। अब जब भिन्न के रूप में हमने लिखा है तो उनका जो मान है वो भी हम भिन्न के रूप में लिख के गुणा कर देंगे, बस हो गया। 4×3 12, तो कितना आया? 3×9/13। तो ए अनुपाते सी निकलेगा यहाँ से, क्योंकि बी से तो बी कट गया, बराबर कितना आया? 9:13। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो
ये रहा आज का होमवर्क। होमवर्क है, सबको लगाना है। जिसका उत्तर आ जाए वो कमेंट में लिख सकता है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो ठीक है, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।